हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज का हमारा डिस्कशन दरअसल आरटीआई के ऊपर है। सूचना के अधिकार का जो कानून है उसमें कुछ संशोधन सरकार ने वर्ष 2019 में किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि वो संशोधन क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस पूरे आरटीआई के स्ट्रक्चर को वीक करने में या स्ट्रॉन्ग करने में। चलिए शुरू करते हैं अबाउट द अमेंडमेंट टू द आरटीआई एक्ट, जो हमारा आज का डिस्कशन है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा हम एक नज़र डालते हैं कि आरटीआई बेसिकली है क्या। सूचना का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में हम जानते हैं कि हमारे पास अधिकार है अभिव्यक्ति का, राइट टू एक्सप्रेशन। 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि राइट टू एक्सप्रेशन सफल तब होगा जब आपके पास राइट टू नो होगा। मतलब जब तक आप जानने का अधिकार नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप अभिव्यक्ति का आधार या जो अधिकार है उसका मतलब नहीं रहता है। और इसीलिए कोर्ट ने ये माना कि राइट टू एक्सप्रेशन के पीछे राइट टू नो होना ज़रूरी है। और वहीं से भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जिसका अंतिम जो चरण था वो दरअसल आरटीआई एक्ट 2005 था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 74 में उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस में जो फैसला दिया उससे भारत में राइट टू नो की मांग हुई कि हम सब जानना चाहेंगे दरअसल कि सरकार की जो गतिविधियां हैं, सरकार का खर्च है, सरकार की पॉलिसीज़ है वो किस प्रकार से है। और जब तक देखिए जो गोपनीयता है उसका सीधा संबंध करप्शन से है, भ्रष्टाचार से है। गोपनीयता मतलब सीक्रेसी, और जहाँ पर गोपनीयता होगी वहाँ पे करप्शन ज़रूर होगा। तो गोपनीयता और करप्शन को दूर करने का एक उपाय ये है कि हम प्रशासन में, सरकार के निर्देशों में, सरकार के डिसीजंस में पारदर्शिता लेकर आएँ, ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ। और इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जितना इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास जाएगा, जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक जानेगी, उससे सरकार की गतिविधियों में अपने आप ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और इसी दिशा में आरटीआई एक्ट को सन 2005 में पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। उस एक्ट में होता दरअसल ये है, आपको पता भी होगा कि यदि हमें किसी सरकार से कुछ सूचना चाहिए तो हम वहाँ के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक इन्फॉर्मेशन की मांग करते हैं, एक नॉमिनल फ़ीस भरते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट 30 डेज़ के अंदर देना उसके लिए बाध्य होता है। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे जीवन से जुड़ी है, लाइफ या लिबर्टी से जुड़ी है, तो वो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स में देना उसके लिए अनिवार्य होता है। मान लेते हैं कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देने से वो घबराते हैं या किसी कारण से वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी वो इन्फॉर्मेशन अगर वो डिपार्टमेंट पूरी नहीं देता है, समय पर नहीं देता है या छुपाता है, तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट के तहत ही सूचना आयुक्त, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो आईसी एंड सीआईसी का प्रावधान किया गया कि अगर कोई ऐसा पिटिशनर है जो जानना चाहता है, उसको पब्लिक डिपार्टमेंट के पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो यहाँ पर जाके अपील कर सकता है, जिसके बाद उसकी अपील पर सीआईसी या आईसी सुनवाई करेंगे। और सीआईसी और आईसी केंद्र के और राज्य के दोनों के स्तर पर गठित किए जाएंगे। और दोनों की इसी प्रकार से जो इंडिपेंडेंस है बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप समझें कि आईसी और सीआईसी क्या कर रहे हैं, दरअसल एक तरह का अपील हमारी सुन रहे हैं कि किसी विभाग ने हमें सूचना देने से मना किया, तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे उस सीआईसी आईसी के पास। अगर वो भी मना कर देंगे या हमें अधिकार नहीं देंगे हमारा, तब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से पहले हमारे पास अपील का जो जरिया है वो है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त। और यदि जनता तक सरकारी विभागों की सूचना पहुंचानी है जो पूर्ण हो, स्पष्ट हो या सही हो, उसके लिए इस जो पद है सीआईसी आईसी है, उनका निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें आरटीआई एक्ट 2005 में रखी गई थी। आज हमारा डिस्कशन दरअसल इस बात पर है कि भारत की संसद ने 2019 में करीब जुलाई के आसपास इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जिससे आरटीआई की इस निष्पक्षता, इस तर्कसंगतता पर क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि शायद सरकार आरटीआई को डाउन करना चाहती है। आरटीआई सूचना के अधिकार का जो इकोसिस्टम सरकार, पहले की सरकार ने बनाया है, उसको थोड़ा सा डिमिनिश करना चाहती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का ये पूरा डिस्कशन क्या है
तो जैसा मैंने कहा कि राइट टू एक्सप्रेशन जो हम जानते हैं संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है, इसके अंदर ही जानने का अधिकार निहित है और ये राइट टू नो हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 74 के ऑर्डर से पारित किया था। और जैसा हमने देखा कि इस एक्ट में जो 2005 में पारित हुआ था, इसमें मांग थी, इसमें प्रावधान था कि केंद्र और राज्य के स्तर पर CIC और IC के पद का गठन किया जाए और इनको ऑटोनॉमी देना, स्वायत्तता देना या स्वतंत्रता देना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक ये किसी अपील पे सुनवाई ठीक से नहीं कर पाएंगे, ये ऑटोनॉमस नहीं होंगे तो भी अपना काम भली भांति नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये मांग ज़रूरी है। किंतु हुआ ये कि जो अमेंडमेंट हम देखने वाले हैं 2019 का, ये अमेंडमेंट इन सभी प्रावधानों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है जो हम अब देखते हैं। दरअसल ये RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 पुराने मूल RTI एक्ट 2005 के 3 मुख्य धाराओं में संशोधन करता है, सेक्शन 13, सेक्शन 16 और सेक्शन 27। और इन अमेंडमेंट से ये देखने को मिलेगा आपको अभी कि किस प्रकार से निष्पक्षता, किस प्रकार से सूचना के अधिकार के जो पावर है उसको कम किया जा रहा है। पॉइंट ये है कि अगर आप पुराने एक्ट को देखें तो पुराने एक्ट का मतलब 2005 वाले एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके कार्यकाल दरअसल या तो 5 वर्षों के होंगे या जब तक वो 65 वर्ष के नहीं होते तब तक होंगे। जो भी इनमें से पहले होगा वो उनका कार्यकाल रहेगा। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का जो कार्यकाल है वो पहले के एक्ट में दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो आयुक्त तो होंगे उनको पता है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष है या कम से कम जब तक वो 65 वर्ष के नहीं होते तब तक है। किंतु अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अब जो कार्यकाल होगा, जो उनका टेन्योर होगा, वो भारत सरकार तय करेगी। इसका मतलब ये है कि जब अपॉइंटमेंट उनका किया जाएगा तो उनको ये पता नहीं है कि वो कितने वर्ष के लिए वहाँ पर उस पद पर विराजेंगे। और यदि इस प्रकार के टेन्योर से छेड़छाड़ होती है तो ये आप समझिए कि जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाएगा वो भारत सरकार की मर्जी पे ही जाएंगे और भारत सरकार के डिपार्टमेंट यदि कोई सूचना देने से मना कर देते हैं तो CIC IC उसके खिलाफ सुनवाई करने में सक्षम भी नहीं होंगे। इस प्रकार से टेन्योर से छेड़छाड़ करने के कारण ये बिल्कुल सच है, यह सही होगा कहना कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑटोनॉमस रूप से, फ्री रूप से काम नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है, अगर आप इसको आगे देखें कि इसी सेक्शन 13 में कहा गया था पहले के एक्ट में कि जो उनकी सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका भत्ता है, जो उनके अन्य बेनिफिट्स हैं, वो दरअसल उन पद के बराबर होंगे जिस पद पर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बैठते हैं। मतलब इसको ऐसे देखें आप कि पुराने एक्ट के अनुसार CIC मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी के टर्म्स ऑफ सर्विस दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होंगे, समकक्ष होंगे, जबकि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का जो बेनिफिट्स है वो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स के समकक्ष होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे इलेक्शन बॉडीज संवैधानिक बॉडीज हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स के समकक्ष यदि हमने CIC IC के पद को दिया है या उनकी सैलरी तय की है, इससे भी पुराने एक्ट में इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ IC को पद देने से हुआ ये था कि उनके जो वेतन है, जो भत्ते हैं, उनको हमने फ्री कर दिया, उनको हमने मजबूत कर दिया और किसी प्रकार की छेड़छाड़ से बचा दिया। किंतु सरकार ने इसको भी चेंज किया और सरकार ने कहा कि अब जो सैलरी होगी और जो भत्ते होंगे वो भी केंद्र सरकार तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र ने इस अमेंडमेंट से हमारे चुनाव इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, CIC हो, उनकी सैलरी, उनके भत्ते, उनका टेन्योर, इन सभी का निर्णय अपने हाथ में ले लिया है, जिससे ये स्पष्ट है कि कोई भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त निष्पक्ष या फ्री होकर काम नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार से ये बिल्कुल सच कहना होगा कि यदि डिपार्टमेंट सूचना मना करेंगे
तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कुछ खास उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के आयुक्त का गठन इस एक्ट में प्रावधान दिया गया था कि राज्य स्तर पर भी क्या होगा कि देयर वुड बी अ CIC एंड IC एट द स्टेट लेवल। तो जो खबरें, जो विषय राज्य विषय वस्तु हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए होगी, तो आप अगर जानकारी मना हो जाती है तो उसके स्तर पे क्या होगा, राज्य के सूचना आयुक्त आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट। तो राज्य के स्तर पे जो विषय गवर्न होते हैं राज्यों के द्वारा, अगर राज्य के डिपार्टमेंट ने सूचना देने से मना किया तो आप राज्य के स्तर पर जो IC और CIC वहां जा सकते हैं। अब पहले क्या था, सेक्शन 16 में कहा गया था कि राज्य के सूचना आयुक्त की नियुक्ति दरअसल गवर्नर द्वारा होगी, किंतु उसकी सिफारिश कौन करेगा, एक 3 मेंबर कमेटी करेगी जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होगा। इसका मतलब ये था कि स्टेट लेवल पे चुनाव सूचना आयुक्त की जो सिफारिश है, जो नाम की सिफारिश है, वो ये 3 मेंबर कमेटी करने वाली थी, किंतु अब सेक्शन 16 में भी अमेंडमेंट किया गया और कहा गया है कि उनकी नियुक्ति भी दरअसल केंद्र सरकार द्वारा होगी। तो दरअसल ये केवल सूचना के ऊपर आघात नहीं है, बल्कि ये संघवाद के ऊपर भी आघात है कि अब केंद्र सरकार तय करेगी कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, वो भी राज्य स्तर के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। इसका मतलब ये है कि केंद्र के या पार्लियामेंट के इस अमेंडमेंट से दरअसल हुआ ये है कि सेंटर लेवल के CIC और IC एट द सेम टाइम स्टेट लेवल के CIC और IC, इन दोनों की नियुक्ति का जो जिम्मा है, जो पावर है, वो मिल गया है भारत सरकार, केंद्र सरकार के पास। इससे दरअसल ये होगा कि संघवाद को भी खतरा पहुंचेगा और सबसे बड़ी बात, जो इंफॉर्मेशन का जो इकोसिस्टम हमने बनाया है इतने वर्षों में, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन मना कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, और जो हमने देखा पहले भी कि IC भी कोई खास एक्शन उन पर नहीं ले पाएंगे। अब होगा क्या, दरअसल ये जो अमेंडमेंट की हमने बात की है, ये पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करते ही करते हैं। इसके साथ साथ देश में जो गोपनीयता है, जो सीक्रेसी है, प्रशासन में जो सीक्रेसी है, उसके कल्चर को बढ़ाते हैं। ये दरअसल करप्शन की ओर पहला कदम कह सकते हैं आप। अगर सरकार इस प्रकार से, देखिए ये एक्ट पास हुआ 2005 में, आज 2020 है, 15 वर्षों के बाद यदि इस एक्ट में अमेंडमेंट करना था तो सरकार को एक कदम आगे लेके जाना चाहिए था, और अगर ऐसा हो सकता था कि संवैधानिक बॉडी बना देते तो शायद सूचना के अधिकार के पूरे एटमॉस्फेयर को बल मिलता। किंतु अब सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है वो दरअसल एक स्टेप पीछे कहा जा सकता है कि हम जहां तक पहुंचे थे वहां से एक स्टेप पीछे लिया है, CIC और IC की स्वायत्ता को ख़त्म किया है, केंद्र के हाथों में कठपुतली बना दिया है, जिससे दरअसल ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये एक्टिविस्ट द्वारा, समाज के द्वारा और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका विरोध किया जा रहा है। इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है और कुछ दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा और चीज़ें सामान्य होंगी तो शायद सुनवाई होगी, जिसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट का मत मिलेगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। तो आप देखें यहाँ पर कि ये जो अमेंडमेंट है ये किसी भी तरीके से सही माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू जो सूचना है, और सूचना इंफॉर्मेशन इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। तो जनता को हम जागरूक और जनता को मजबूत करने की बात करते हैं, जनता की भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं, तो जनता की भागीदारी सूचना के बिना असंभव है। जब तक जनता को सूचना नहीं मिलेगी वो सरकार के कामों में भागीदार नहीं हो सकती है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये अमेंडमेंट ना केवल हमारे इंफॉर्मेशन के इकोसिस्टम को, बल्कि जो जनता की जागरूकता है, जनता की सशक्तिकरण है, उसके इकोसिस्टम को भी, उसके एटमॉस्फेयर को भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कमज़ोर करती है। तो आई होप आपको ये अमेंडमेंट का जो सार है वो क्लियर हो गया होगा। हम कल एक और अमेंडमेंट की डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ अमेंडमेंट 2019 में, उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं और उससे क्या लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।